आपने स्विस चीज मॉडल के बारे में तो सुना ही होगा। जब सुरक्षा की कई परतें एक के बाद एक फेल हो जाती हैं और सारे छेद एक लाइन में आ जाते हैं, बस तभी एक बड़ी आपदा जन्म लेती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में जो नाव दुर्घटना हुई ना, वो कोई आम हादसा नहीं था। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक के बाद एक हुई भयंकर गलतियों ने मिलकर इस खौफनाक त्रासदी को अंजाम दिया। अब देखिए, एक नया और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। अब सोचिए, लोग एक खुशनुमा क्रूज यात्रा पे निकले थे, अंदर शांति से बैठे थे, और अचानक तूफानी पानी नाव के अंदर घुसने लगता है। महज कुछ ही सेकंडों में वो हंसी मजाक भयानक चीखों में बदल जाता है। नाव बहुत ही हिंसक तरीके से डगमगाने लगती है, और ये वीडियो हमें दिखाता है कि कैसे जो बेसिक सेफ्टी सिस्टम्स थे ना, वो पूरी तरह से, और मेरा मतलब है पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। अब इन सेफ्टी फेलियर्स की तकनीकी बारीकियों में जाने से पहले हमें इस त्रासदी के मानवीय कीमत को समझना होगा। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है, और जो बात दिल को सबसे ज्यादा झकझोरती है वो ये है कि 4 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 3 मासूम बच्चे हैं। ये सिर्फ एक दुर्घटना का आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा नुकसान है जिसने कई परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। हमारी उस स्विस चीज का पहला स्लाइस, या कह लें पहली बड़ी लापरवाही थी मौसम विभाग की चेतावनी को सिरे से नजरअंदाज करना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने पहले ही एक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। इस अलर्ट में साफ साफ कहा गया था कि मौसम खराब होने वाला है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इतनी स्पष्ट चेतावनी, फिर भी क्रूज ऑपरेटर्स ने इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और यात्रियों की जान को सीधे खतरे में डालकर नाव पानी में उतार दी। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। क्षमता और असलियत के बीच का फासला सच में हैरान करने वाला था। बताया जा रहा है कि क्रूज के लिए सिर्फ 29 यात्रियों की टिकट जारी किए गए थे, क्योंकि नियम के हिसाब से नाव की कैपेसिटी ही उतनी थी। लेकिन हकीकत, नाव पर 40 से ज्यादा पर्यटक सवार थे। मतलब तूफान के आने से बहुत पहले ही ओवरक्राउडिंग करके एक बहुत बड़ी लापरवाही की जा चुकी थी। ये जरूरत से ज्यादा भरी हुई नाव उन तूफानी लहरों के बीच जा रही थी जहां उसे उस वक्त होना ही नहीं चाहिए था। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा कानून की बात करते हैं, जो असल में पर्यटकों की जान बचाने के लिए ही बनाया गया है। अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021। इसके तहत ये बिल्कुल स्पष्ट और अनिवार्य नियम है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही हर एक यात्री को लाइफ जैकेट दी जानी चाहिए, और ये भी पक्का करना चाहिए कि उन्होंने उसे ठीक से पहना है। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये एक बेसिक नियम है जिसका हर जल यात्रा में बिना किसी चूक के पालन होना ही चाहिए। लेकिन इस कानून की धज्जियां कैसे उड़ी, ये उस नए वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। लाइफ जैकेट, जिन्हें अनिवार्य रूप से पहना जाना चाहिए था, वो एक जगह बंडल में बंधे और सील पैक रखे हुए थे। जब क्रूज डूबने लगा और पानी अंदर भरने लगा, तब जाकर स्टाफ ने पैनिक में उन बंडलों को खोलने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यात्रियों को बिना किसी सेफ्टी गियर के उस उफनते पानी में अपनी जान खुद बचाने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया। इस भयानक मंजर को उनके नजरिए से समझना बहुत जरूरी है, जो उस वक्त वहां मौजूद थे। वहां से बचकर निकले प्रदीप मैसी का बयान सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो बताते हैं कि जब नाव खतरनाक तरीके से एक तरफ झुक रही थी, तो ऑपरेटर बस यही कहते रहे कि आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहें। करीब आधे घंटे तक लोग घबराहट में इधर उधर भागते रहे, चीखते रहे, लेकिन उन्हें ना तो कोई लाइफ जैकेट दी गई और ना ही किसी तरह की मदद। प्रदीप बस इसलिए बच पाए क्योंकि किस्मत से उन्हें अचानक एक ट्यूब मिल गया, जिसके सहारे वो किनारे तक आ गए। लेकिन प्रदीप के परिवार के लिए ये कहानी एक बेहद दर्दनाक मोड़ पर खत्म हुई। जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तो प्रदीप की पत्नी मरीना और उनके 4 साल के छोटे से बेटे त्रिशान के शव बरामद हुए। और जो बात दिल को सबसे ज्यादा चीर देती है, वो ये कि उन दोनों के शव एक दूसरे को गले लगाए हुए मिले। उस डूबती हुई नाव के अंदर फंसे लोगों की बेबसी और उस खौफ का इससे ज्यादा हृदय विदारक दृश्य और क्या ही हो सकता है। इस हिंसक तूफान के बीच
कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो इंसान के गजब की सहन शक्ति दिखाती हैं, जैसे 70 साल के रियाज हुसैन। वो उस खौफनाक और उफनते पानी में करीब 4 घंटे तक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। आप कल्पना कीजिए, एक बुजुर्ग इंसान इतने लंबे समय तक उस ठंडे और खतरनाक पानी में बिना किसी मदद के कैसे रहा होगा। और यहीं से हम इस त्रासदी के एक और बेहद निराशाजनक पहलू की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर मदद पहुंचने में इतनी देर क्यों हुई। अगर आप रेस्क्यू ऑपरेशन की टाइमलाइन देखेंगे ना, तो सिस्टम का फेलियर और भी गहराई से समझ आएगा। शाम 6:15 बजे अधिकारियों को खतरे की कॉल मिली, लेकिन पहली रेस्क्यू टीम 6:40 तक वहां से निकली ही नहीं। और सुनिए, इससे भी बुरी बात ये हुई कि उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। जी हाँ, फिर सारे उपकरणों को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना पड़ा। दूसरी टीम आखिरकार शाम 7 बजे रवाना हुई। किसी भी इमरजेंसी में शुरुआती 1 घंटा गोल्डन आवर कहलाता है, जहां हर एक मिनट कीमती होता है, और यहां वो कीमती समय मशीनी खराबी और लापरवाही की भेंट चढ़ गया। अब जब आधिकारिक टीमें इन देरी से जूझ रही थीं, तो ऐसे में असली हीरो बनकर उभरे वहां के स्थानीय लोग। किनारे पर मौजूद मछुआरों और किसानों ने बिना एक पल गवाए एक्शन लिया। अपनी खुद की जान की परवाह किए बिना उन्होंने उफनते पानी में बार बार रस्सियां फेंकी और 15 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एनडीआरएफ और दूसरी स्पेशल टीमों ने तो काफी बाद में आकर रेस्क्यू की कमान संभाली। सच कहूं तो अगर ये स्थानीय लोग वहां नहीं होते तो मरने वालों का ये आंकड़ा और भी ज्यादा भयानक हो सकता था। खैर, इस भीषण दुर्घटना की तुरंत बाद सरकार को हरकत में आना ही पड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कदम उठाते हुए राज्य भर में सभी क्रूज संचालन, मोटर बोट सर्विस और वाटर स्पॉट्स पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। अब पूरे राज्य में सेफ्टी ऑडिट को अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कम से कम भविष्य में तो ऐसी खौफनाक घटना दोबारा न घटे। और इसके साथ ही प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ सख्त अनुशासनात्मक कदम भी उठाए हैं। जो क्रूज के पायलट थे महेश पटेल, हेल्पर और जो टिकट काउंटर प्रभारी थे, उन सबको तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा बरगी रिजॉर्ट और बोट क्लब के मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है और क्षेत्रीय प्रबंधक को विभागीय जांच पूरी होने तक मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। ये तो हुई तुरंत की गई कार्रवाई। पर इस मामले की तह तक जाने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी बनाई है। इस कमेटी में कोई आम अधिकारी नहीं, बल्कि होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक और जबलपुर संभाग के आयुक्त जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। इनका मुख्य काम क्या है? इस आपदा के सटीक कारणों का पता लगाना, ये समझना कि आखिर इतने स्पष्ट सेफ्टी नियमों को इग्नोर क्यों किया गया, सिस्टम की कमियां खोजना और सबसे जरूरी उन सभी की जवाबदेही तय करना जिनकी लापरवाही ने इतने लोगों की जान ले ली। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं और जाते लाते एक बड़ा सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। 9 जानें जा चुकी हैं, 4 लोग अब भी लापता हैं और एक वीडियो ने सुरक्षा के नाम पर हो रहे इस बड़े खिलवाड़ का सच सबके सामने ला दिया है। क्या ये हाई लेवल इंक्वायरी और राज्यव्यापी सेफ्टी ऑडिट सच में वो ग्राउंड लेवल बदलाव ला पाएंगे जिसकी हमें आज सख्त जरूरत है, या फिर कुछ महीनों बाद ये त्रासदी भी किसी भूली हुई फाइल में दबकर रह जाएगी? ये घटना हम सब के लिए एक बहुत कड़वा सबक है। जब तक जवाबदेही सख्ती से तय नहीं होगी, तब तक ऐसी दुर्घटनाओं को रोकना नामुमकिन सा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।